हेलो हेलो ओके तो वेलकम टू श्री राम नंदनी गुरुकुल एंड टुडे वी डिस्कस द चैप्टर लाइट इन ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल चुका होगा चैप्टर, है ना। अभी हम लाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइट चैप्टर को। इसके अंदर हम लोग सारे डिटेल में मिरर, लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड बाकी आपको मिलेगा हितेंद्र पांडे केमिस्ट्री ऑल, ये यूट्यूब चैनल है। आई होप कि आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा। इसी चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। एंड now we start to discuss the chapter light. So let's start. तो लेट्स स्टार्ट विद द, अच्छा लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको आप ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हो। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट की जो स्पीड है वो एयर में, वैक्यूम और फ्री स्पेस में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट ट्रैवल करता है। ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है? ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि वेव आगे जा रही है और जो पार्टिकल है, चूंकि लाइट जो है कैसा है, लाइट के पास बेटा ड्यूअल नेचर है, यानी लाइट वेव की तरह भी ट्रेवल कर रही है और मैटर की तरह यानी पार्टिकल की तरह भी ट्रेवल कर रही है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो जो पार्टिकल है और जो वेव है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक बात है इतना? ओके। तो लाइट के अंदर हम दोनों फेनोमेना को पढ़ने वाले हैं। एक है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर कॉनकेव मिरर के थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर है, और रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ। along with that in the lens we also discuss the concave lens and convex lens. Next, what is the reflection of light? देखो, ये जो मान लो कि अगर ये तुम्हारा एक प्लेन मिरर है ना, और प्लेन मिरर का ये वाला सरफेस स्मूथ सरफेस है, तो मान लो कोई सोर्स से लाइट आकर के इस पे इंसिडेंट हुई, लाइट इस पे फॉल की, तो क्या होगा? क्योंकि ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट जो है यहाँ टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। और हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब एक लाइन है जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे, और तीनों के तीनों कैसे होंगे? सेम प्लेन में होंगे। नेक्स्ट, some discussion about the angle of deviation and the glancing angle. डेविएशन एंगल क्या होता है? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। अच्छा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, बिल्कुल, है ना। अब डेविएशन एंगल क्या है? अगर चूंकि देखो ये तो सरफेस स्मूथ है, तो लाइट रे आई, टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई। लेकिन अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता, तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट ऐसे आ रही है वो सीधा आगे निकल गई होती। इसको हमने येलो डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो डेविएशन एंगल क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली लाइन के बीच में जो एक्सपेक्टेड लाइट रे थी, इसके बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा। और ये कितना होता है? 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एक एंगल होती है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल आपका होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का एंगल, या रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल और इंसिडेंस में ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा, अगर ये प्लेन मिरर है, तो मान लो अगर ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस उससे बनने वाली इमेज और उस मिरर के बीच में होगा। जैसे समझो अगर ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर यहाँ से ओ पॉइंट से मिरर तक की डिस्टेंस x है, तो मिरर से इमेज तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के यहाँ पे बराबर होगा। ओके, तो नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम दो मिरर को डिस्कस कर रहे हैं। एक है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर ये जो सरफेस है अंदर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग है, बाहर कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है और अंदर वाला कैसा है? पॉलिश्ड है।
तो आपको ध्यान रखना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर में इसका क्या है, कॉनकेव केव लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो अंदर वाला है ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। ये कैसा है, पॉलिश्ड है। कॉन्वेक्स में आपका, कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ स्ट्रक्चर, बल्ज्ड सरफेस। ये वाला आपका कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। और अंदर वाला कैसा है, पॉलिश्ड है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्फेरिकल। मान लो तुम्हारे पास कोई ग्लास का स्फेयर है, अगर आप उसको बीच से कट करोगे तो वो आपको किस दो पार्ट में टूट जाएगा, एक कॉनकेव बन जाएगा और एक कॉन्वेक्स बन जाएगा। जैसे अगर मान लो आपके पास एक ये मान लो स्फेयर होता ग्लास का, और अगर मैं इसको बीच से ब्रेक कर देता तो इधर वाला कॉनकेव हो गया तो इधर वाला कॉन्वेक्स हो गया। सिमिलरली आप देखो, अब मान लो कि अगर ये स्फेयर है तो इस स्फेयर का यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस है, पोल क्या है, पोल को हम इस स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट बोलते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया। तो सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, ठीक है। ये सेंटर है, ये पोल है। तो यहां से, अच्छा अगर ये पूरा होता, मान लो कि अगर ये पूरा होता तो क्या होता, ये पूरा डायामीटर है तो आधा क्या हो गया, रेडियस। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो आप देखो ये पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हो जो कि ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट हो गया। सी आपका इस कर्वेचर का, यानी कि इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली इन द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर है, इस स्फेयर का सेंटर हो गया जिसको कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, यानी कि कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका पोल है। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, that is the radius of curvature r. Next, now we discuss the focus and the focal length. ध्यान देंगे, अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आपका ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पोल था, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहां पे लाइट रे आकर के मीट करती है। तो मान लो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इनफाइनाइट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक रूल है कि जब उससे लाइट रे निकल के आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा, यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कहीं रखा होगा, तो उसकी वजह से जो लाइट रे निकल के आती है वो कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो मान लो एक लाइट रे ये आई, यहाँ पे टकराई। अच्छा ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूं। अगर आप देखो तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दो, तो अगर ये नॉर्मल का काम कर रहा है, ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग था, अंदर वाला कॉन्केव है, तो और ये क्या हो गया आपका, ये रिफ्लेक्टिंग हो गई। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली लाइट रे जहां पे आकर के मिल रहा है वो पॉइंट कौन सा है, फोकस। सिमिलरली एक लाइट रे और आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे टकराई और ये आपका नॉर्मल का काम कर गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये जब टकरा करके वापस उसी मीडियम में गई तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जितनी एंगल ये होगी उतनी ही एंगल ये होगी, दोनों जाके यहाँ जहां पे मिल रही है वो पॉइंट क्या है, फोकस है। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट है वेयर लाइट रे मीट्स, जहां पे लाइट रे मीट करती है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट फोकस है। अच्छा ठीक बात है, ये इसीलिए, अच्छा देखो यहाँ पे लाइट रे आकर के एक जगह मिल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। नाउ गो टू दिस वन, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आप देखेंगे कि बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और अंदर कैसा है, पॉलिश्ड है। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर। प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि उससे जो निकलने वाली लाइट रे होती है
वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है। तो यहां से एक लाइट रे आई, ठीक है, आने के बाद इस पॉइंट पे टकराई, तो ये इंसिडेंट हो गया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल इसके साथ बना रहा है, ठीक है। दूसरी लाइट रे आई, इस पॉइंट पे टकराई, ये आपका नॉर्मल का काम कर गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जितना एंगल है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अच्छा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रे जो है वो फोकस से आगे चल के स्प्लिट हो रही है। कहां से स्प्लिट हो रही है, फोकस से स्प्लिट हो रही है, तो ये आगे डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, फैलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। और अगेन ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट से टूटती हुई, जिस पॉइंट से बिखरती हुई, स्प्लिट होती हुई दिख रही है, इस पॉइंट का नाम क्या है, दिस इज द फोकस, दिस इज फोकस। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशनशिप है वो है, ये इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम के लिए, है ना। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है वो है F इज इक्वल टू आर बाई टू। ऐसे समझो कि देखो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है, F। और एक बात अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम देखते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता था वो r होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। क्योंकि जब पूरा कंप्लीट करोगे तो डायामीटर हो जाएगा, उसका आधा रेडियस हो गया, ठीक है। और पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस कितना है, F। तो अगर आप देखोगे तो ये जो r है वो लगभग लगभग F का डबल है। तो अगर r आपका F का डबल है तो F कितना हो गया, F आपका हो गया r बाई टू। तो यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टी। देखो तीन प्रॉपर्टी है। पहला कि इमेज को बनने के लिए मिनिमम कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। कितना चाहिए, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड 2 लाइट रे, और उनको एक जगह इंटरसेक्ट करना जरूरी है अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन कराना है। दूसरा, अगर लाइट रे एक्चुअली आपस में मीट कर रही है तो इमेज जो है वो रियल बनेगा। लेकिन अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो मीट हो रही है, अगर मुझे मीट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, अगर कोई भी 2 लाइट रे मीट होता हुआ अपीयर हो रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो लाइट रे मीट कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमारे पास कुछ रूल्स हैं इमेज के फॉर्मेशन के। अगर आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इसके बेसिस पे जो कॉनकेव मिरर के अंदर जो 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन का, आप लोग इसकी प्रैक्टिस रे डायग्राम का बहुत अच्छे से करेंगे। और इसमें एक गलती होने की चांसेस होती है कि जो रे डायग्राम में जो एरो का डायरेक्शन है उसका आपको बहुत अच्छे से गुड फॉर्म में केयर करना है। जो रे डायग्राम में जो एरो है उसका बहुत गुड फॉर्म में केयर करके चलना है। देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसकी वजह से जो लाइट रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ गई। अब ये जो लाइट रे यहां से ऐसे चल के आई है, यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद वो कहां से पास कर रही है, फोकस से। यानी कि ये अगर इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड है और ये आपका नॉर्मल का काम कर रहा है, ठीक है सर। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई लाइट रे किसी एंगल से आ रही है, इंक्लाइंड आ रही है, और वो अगर फोकस से पास करती है तो वापस इस पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल का काम कर रहा है। अगर ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कर रही है, तो रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वापस उसी पाथ को ट्रेस करते हुए रिटर्न बैक हो जाएगी। तो अगर वो यहां से इंसिडेंट किया तो ये इसका रिफ्लेक्शन है,
ये इसका रिफ्लेक्शन है, वापस उसी मीडियम में उसी को ट्रेस करती हुई चली जाएगी। एंड फोर्थ एंड द लास्ट रूल इज द कि अगर आपका कोई इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है तो वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट नाउ वी गो टू द इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट केसेज है, यहाँ पे टोटल 6 केसेज होते हैं, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपका जो पहला केस है वो क्या है आपका, कि जब ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे रखी हुई है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। नाउ ओके, सो पहला केस है आपका जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कैसे बनेगा देखते हैं फटाफट। सबसे पहले ध्यान देंगे यार, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, अगर आपको वो रूल याद है तो आप सारे केस बना सकते हो, कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पोल हो गया P, ठीक है। ये आपका इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इससे आधे डिस्टेंस पे फोकस हो गया। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद देखेंगे क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रे कैसे ट्रेवल करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे, यानी कि इस वाली एक्सिस पे नहीं है, बियॉन्ड द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एक लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराई, टकराने के बाद ये कहां से पास करेगी? ऑब्वियसली कहां से पास करेगी? अभी आपको सिखाया है कि लाइट रे कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। मैंने आपको बताया था लाइट रे कहां से पास करेगी, ये वाली फोकस से। ठीक है, तो ये वाली लाइट रे आपकी पास कर रही है फोकस से। ठीक है, चलो यार, तो जब ये लाइट रे फोकस से पास करेगी तो ये इंसिडेंट हुई, तो ये कहां पे आएगी? मान लो ये फोकस पे आ गई। ठीक है, एक और लाइट रे चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए, दूसरी गई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये कहां चली जाएगी? फोकस पे। ठीक है, तो दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां पे क्या बन जाएगा? आपका इमेज बन जाएगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, तो दोनों लाइट रे जहां पे इंसिडेंट होगी वहां पे क्या बन जाएगा? आपका इमेज बना लेंगे। जस्ट मिनट। ओके, तो ये आपका यहाँ पे क्या बना लेगा? इमेज बना लेगा। तो दोनों लाइट रे जहां पे आकर के मिलेंगी वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। और इसमें वही मैं बोल रहा था कि रे डायग्राम में उस रे का मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से लाइट रे आ रही है, कहां टकरा रही है। एनीवे अब एक बात बताओ, क्या ये लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है? यस सर। तो इसका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो इमेज है, एक तो इमेज का लोकेशन क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इमेज का लोकेशन, इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे। कहां बन रहा है? फोकस पे। आपने लिख दिया एट फोकस, एट फोकस एफ, पहली बात। दूसरी चीज, नेचर कैसा है इमेज का? ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल है, यस। इन्वर्टेड है, यस। अच्छा देखो, अगर एक्चुअल लाइट रे मिल रहा है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा। रियल है, यस। इन्वर्टेड है, यस। इसके साथ साथ कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड। आप देखो इमेज कैसा है, पॉइंट साइज है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट था, मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो तो काफी बड़ा था ना, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर था। तो अगर ये काफी इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, कहीं कहीं ये लिखा होता है हाईली, एक ही बात है सब। कहीं कहीं लिखा होता है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और कहीं कहीं लिखा होता है पॉइंट साइज। कहीं कहीं क्या लिखा होता है? पॉइंट साइज, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा, जब आप, अच्छा देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा। पहले कहां पे था ये? पहले था आपका इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी से चला चला कहां आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ध्यान देंगे ये कॉनकेव मिरर है, हमने ड्रॉ कर लिए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो आप प्रॉपर स्केल वगैरह का यूज करके अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अच्छा ये पोल हो गया, ठीक है सर। दूसरा ये आपका फोकस हो गया, एकदम सही बात है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं, ध्यान से। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से कम मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। पहली लाइट रे आई, मिरर पे टकराई, ठीक है सर, इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट होने के बाद कहां से जाएगी, पास करेगी? फोकस से, कर गई, ठीक है, फोकस से पास कर गई। एक लाइट रे और चाहिए, तो दूसरी लाइट रे भी कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे भी कहां से पास करेगी? फोकस। फोकस से पास कर गई। मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अब कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, चली गई। दोनों ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पे इसका इमेज बनी। तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है आपको रे डायग्राम में, आप एक दो बारी समझ के प्रैक्टिस करोगे आपको हो जाएगा। तो अब इसमें ध्यान देना, अब इसमें दो चीज है। पहले तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन देखो कहां पे है। ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां पे है इसमें? ऑब्जेक्ट आपका लोकेटेड है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। दूसरा आप देखो आपका इमेज, इमेज का लोकेशन कहाँ है? इमेज का लोकेशन, इमेज कहाँ बन रहा है आपका? इमेज का लोकेशन है इसमें, देखो इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आप लिख दोगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ लिख दो, ठीक है। अच्छा इमेज का नेचर कैसा है? ये सब डिटेलिंग आपको देना पड़ेगा वहां पे। इमेज का नेचर कैसा है? तो इमेज का नेचर देखो कैसा है, रियल है, यस। इन्वर्टेड है, यस। डिमिनिश्ड है, यस। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में देखेंगे आप छोटा है, तो रियल है, हाँ सर। इन्वर्टेड है, बिल्कुल। और कैसा है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी हुआ, अब धीरे से कहां जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कॉनकेव मिरर हो गया। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर में खास बात है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही साइज का इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भाई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे आई इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद ये लाइट रे कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ये लो हमने फोकस से पास करा दिया, ये रहा फोकस से पास हो गया। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी? फोकस से, चली गई। उसके बाद दोनों कहां पे इंटरसेक्ट, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट का आप जब एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर स्केल से अच्छे से रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का लोकेशन क्या है? इमेज का लोकेशन क्या, ये भी कहाँ बन रहे हैं? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, यस सर। इन्वर्टेड है, हाँ। और कैसा है? सेम साइज है ऑब्जेक्ट के, एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अब ऑब्जेक्ट सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ चुका है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कहां जाएगा? तो आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो पहले तो हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर ली,
ठीक है, ये कॉनकेव हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ शिफ्ट कर दिया हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो पहली बार अब लाइट रे कहां से पास करेगी? सबसे पहले लाइट रे इंसिडेंट होगी इससे मिरर पर, ठीक है, इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने के बाद इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो कहां से पास करेगी? फोकस से, ठीक है, हमने फोकस से पास करा दिया लाइट रे को। दूसरी लाइट रे यहां से निकलेगी तो कहां? दूसरी एक और लाइट रे चाहिए, तो दूसरी लाइट रे कहां से चलेगी? फोकस से, ठीक है। टकराने के बाद ये भी क्या होगा? इसी मीडियम में वापस, दोनों इसी मीडियम में आ गए, इसी मीडियम में ये रिटर्न बैक करेगा, रिटर्न बैक कर गया। उसके बाद ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे क्या बन गया? इमेज बन गई। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या बन गया? इमेज बन गया। तो इसमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां पे था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद इमेज का लोकेशन क्या है? इमेज का लोकेशन क्या है? इमेज आपका कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। नेचर क्या है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कहां पे है? इमेज का नेचर कैसा है? ध्यान देंगे, इमेज का नेचर यहाँ पे कैसा आपको देखने को मिल रहा है बेटा? इमेज का नेचर रियल है, यस सर। इन्वर्टेड है, यस सर। और कैसा? ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में काफी बड़ा है, तो मैग्निफाइड हो गया। तो आप यहाँ पे लिख लो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, एंड मैग्निफाइड, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ केस, जब आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पर ही आ जाए। अब वो चलते चलते कहाँ आ गया है? फोकस पर, ठीक है। लेकिन तुम लोग आज तक फोकस में नहीं हो पाए एग्जाम के, बट कोई नहीं, अब हो जाना। ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को उठा के रखो फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखोगे तो पहली लाइट रे इससे इंसिडेंट होगी मिरर पे, ठीक है सर, हो गई। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे कहां से पास करेगी? ऑफ कोर्स फोकस से पास करेगी, ये कर गई फोकस से पास। दूसरी लाइट रे, अच्छा देखो, अब एक लाइट रे फोकस से पास कर गई तो उसके पास दूसरा चॉइस क्या बना? दूसरा चॉइस बना कि यार वो पोल से निकल जाए, तो लाइट रे ऐसे पोल पे गई, ठीक है, इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्ट किया तो आप ध्यान दो कि ये जितने एंगल पे ये पोल के साथ एंगल यहाँ बना होगा उतना ही यहाँ बना होगा। अभी हमने ये रूल पढ़ा था। अच्छा, ये तो तुम्हारी देखना है यहाँ पे। अच्छा, इमेज का, अच्छा, दो पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है? आप मैथ्स में पढ़ते हो कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो जाके इनफाइनाइट पे मिलती है, यानी काफी दूर जाके मिलती है। तो यहाँ तो नहीं मिल रही है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आगे जो है ये कहीं जाकर के बहुत दूर आगे जाके कहीं मिल रही होगी। तो इमेज कैसा बन रहा है? हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट का लोकेशन एट फोकस, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है? एट फोकस, एकदम ठीक बात है। अच्छा, इमेज का लोकेशन कहाँ पे है? इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज का लोकेशन इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक भाई। और और नेचर कैसा है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? ध्यान देना, रियल है, यस। इन्वर्टेड है, हाँ। और कैसा है? हाईली मैग्निफाइड है। यहाँ पे आप लिखेंगे रियल, कॉमा इन्वर्टेड, कॉमा हाईली मैग्निफाइड। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और हाईली मैग्निफाइड हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 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 केस है आपका जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में। ये देखो, ये थोड़ा सा केस स्पेशल है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। दिस इज इंपॉर्टेंट केस फॉर द एग्जाम।
तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, है ना, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होगा तो देखते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट को हमने, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और पोल के बीच में। अब फोकस पे था, अब शिफ्ट होके आ गया फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, पहली लाइट रे इंसिडेंट हुई, हो गई। इंसिडेंट होने के बाद ये कहां से पास करेगी? आपको देखो, लाइट हमने फोकस और पोल के बीच में रखा था इसको। अब ये पहली बार लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से पास करेगा? ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पास कर जाएगा फोकस से, ये फोकस से पास कर गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहां से? दूसरी लाइट रे यहां से इंसिडेंट होगी पोल पे, ये, और ये कहां पास करेगी? ये ऐसे चली जाएगी। बट यहां जो ऑब्जर्वर होगा, ध्यान देना, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रे इस मिरर के पीछे कहीं जाके मिल रही है। एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, बट हमें ऐसा लगेगा कि ये जाकर के मिल रहा है। हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे जाके कहीं मिल रहा है, और इसके थ्रू जो इमेज बन रहा है वो इमेज वाकई में, अब एक्चुअल लाइट रे तो मिल नहीं रही है, लेकिन ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि दोनों अपीयर टू मीट है। तो अपीयर टू मीट के केस में कैसा इमेज बनता था? वर्चुअल इमेज बनती थी। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां है? बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज का लोकेशन क्या है? इमेज का लोकेशन है बियॉन्ड द, इमेज कहां पे इसमें बन रहा है? आप इसमें देखो, इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, तो ये इमेज इसमें बन रहा है बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कह लो या बियॉन्ड द मिरर कह लो, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। और इसका नेचर कैसा है? नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल है, यस सर। इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और मैग्निफाइड है। देखो, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज बड़ा है। तो आपने अभी यहाँ पे एक चीज देखा, नेक्स्ट देखो, अब मैंने यहाँ पे पूरा समरी एक साथ आपको दे दिया है। यहाँ पे आपका पोजीशन, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे इमेज का पोजीशन है, यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज है, और ये नेचर ऑफ द इमेज है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई? फोकस पे। ठीक है, जब फोकस पे इमेज बना तो साइज कैसा था? हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। जब हम उसके बाद शिफ्ट करके कहाँ लाए? बियॉन्ड द सी। तो हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ था? इमेज कहाँ बना? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। साइज कैसा था? डिमिनिश्ड। नेचर कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज कहाँ बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। साइज इमेज का सेम रहा, रियल और इन्वर्टेड नेचर हो गया। जब हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो हमारा इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बना। कैसा हो गया? इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जब हमने फोकस पे रखा तो हमारा इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे बना, हाईली इनलार्ज्ड बना, रियल और इन्वर्टेड था। ये वाला जो देखो, यहां से यहां तक का जो केस है, इसमें अगर आप देखोगे तो इमेज का नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। तो अगर रियल आ रहा है तो साथ में इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये स्पेशल केस था कि जब पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज एक तो बना मिरर के बिहाइंड, इनलार्ज्ड बना, और नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये वाले केस को छोड़ के बाकी के सारे केसेस में इन जनरल कॉनकेव मिरर में जो इमेज का नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है,
अनटिल और अनलेस कि वो ऑब्जेक्ट का लोकेशन पोल और फोकस के बीच में हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है? कार का हेडलाइट, टॉर्च, जो बल्ब का ग्लास होता है ना, ये जो बल्ब होती थी पीली वाली, इसका जो ग्लास होता था। उसके बाद सेविंग मिरर, आप सलून में जाओ, ब्यूटी पार्लर में जाओ, वो जो मिरर होता है सेविंग मिरर या मेकअप मिरर। उसके बाद डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोग जिसके थ्रू आपके दांत के इन्फेक्शन या बाकी चीजों को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, वो भी कॉनकेव है। और सोलर फर्नेस, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट रे को एक जगह कन्वर्ज कराता है, फोकस करता है। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन के आप रूल को ध्यान से देखेंगे तब कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? बाहर वाला। अंदर वाला पॉलिश्ड है। लाइट रे आई और लाइट रे आने के बाद जो है इसने लाइट रे यहां से यहां इंसिडेंट हुआ। अब चूंकि ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक तो ये रूल है। दूसरा कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तीसरा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कि अगर कोई लाइट रे सी से पास कर रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ को ट्रेस करेगा। चौथा, अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ दोनों जो है वो सेम एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें दो केस है। एक केस आपका है जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है और दूसरा केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? दूसरा केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब इंफिनिटी के अलावे कहीं भी रखा हुआ, एक्सेप्ट इंफिनिटी, आपने उसको कहीं और पे भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, तो ये वाला जो केस है इसका, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere, anywhere except, except infinity, except object is placed anywhere except infinity। तो यार इस केस में क्या होगा? सपोज करो अब कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, अब अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा पोल है, ठीक बात है, तो फोकस तो यहीं पे आएगा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी के अलावे कहीं पे भी, तो इंफिनिटी तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर हो गया, तो मान लो हमने यहाँ पे कहीं भी रख दिया, लेट अस सपोज हमने यहाँ रख दिया। अब इसमें एक ही है कि पहली बार जो लाइट रे यहाँ से निकलेगा वो ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया। एक और लाइट रे चाहिए, दूसरी लाइट रे यहाँ पे जाएगी, चली गई, जाने के बाद ये यहीं से रिटर्न बैक हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है उसको क्या लगेगा? उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे पीछे कहीं फोकस से, मतलब ये फोकस के थ्रू कहीं से जा रही है, ऐसे, है ना। और दूसरा उसको ये लगेगा कि ये जो लाइट रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है पोल से, ये भी कहीं पीछे से चल के आ रही है, तो दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे बन गई इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है? एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। तो इमेज हमारा देखो कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज, अच्छा देखो, चूंकि हम कॉन्वेक्स मिरर को डील कर रहे हैं तो ये दोनों एक्चुअल में लाइट रे मिल नहीं रही है, लेकिन हमें मिलता हुआ महसूस हो रहा है, अपीयर हो रहा है, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ है, पर मतलब ऊपर की तरफ है ना, अपराइट ऊपर की तरफ, और डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज छोटा है। नेक्स्ट ना,
यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है? सबसे पहला इसका यूज है, हम गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर या जो साइड व्यू मिरर होता है उसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर, आप देखना उस पर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स आर इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, इसीलिए। और दूसरा जो सिक्योरिटी मिरर होती है वहां पे, जैसे शॉप हो गया, पार्किंग एरिया हो गई, एटीएम में जो सिक्योरिटी मिरर है वो भी कैसा है? कॉन्वेक्स है। रोड सेफ्टी मिरर जो है वो भी कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है जो आपको याद रखना है। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो उसके तीन मतलब आपको रीजन देखने को मिलेंगे कि हम कॉन्वेक्स मिरर को इन सब जगहों पे क्यों यूज कर। दूसरा कि उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कैसा है? मैक्सिमम है, तो एक्सीडेंट के जो चांसेस थे वो कम हो गए। इमेज फॉर्मेशन जो है हमेशा कैसा हो रहा है? वर्चुअल हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है और स्मॉलर हो रहा है, ठीक है। सेफर फॉर द ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए सेफर है क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको जो है ये समराइज कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे ये आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या क्या। सबसे पहले जब ये इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो ऑब्वियसली इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, मिरर के पीछे। हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, वही एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी वाला केस, कहाँ बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। इमेज का साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है और इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट है। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जो आपको साइन कन्वेंशन सिखाने जा रहा हूं, ये साइन कन्वेंशन बेटा दोनों जगह काम आ जाएगा। दोनों जगह से मेरा क्या मतलब है? यही साइन कन्वेंशन आपका लेंस में भी काम आएगा, यही साइन कन्वेंशन आपका मिरर में भी काम आएगा और मैग्निफिकेशन में भी। तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखो यार, सपोज करो कि अगर मान लो कोई भी केस ले लो, चाहे कॉनकेव का केस ले लो, चाहे कॉन्वेक्स का केस ले लो, या कॉनकेव लेंस ले लो या कॉन्वेक्स लेंस ले लो, रूल एक ही है। सिंपल सा रूल है कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये कोई कॉनकेव मिरर है ना, ये कोई कॉनकेव मिरर है, मैं इन जनरल ले रहा हूं, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से कोई लाइट रे निकल के ऐसे जा रही है, चली गई, यहां से लाइट रे ऐसे चली गई, फिर एक लाइट रे जब ऐसे गई तो ये फोकस से पास कर गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे ऐसे गई, ये भी यहीं से पास कर गई, जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे इमेज हमने बना दिया। अब इसको समझना थोड़ा कि देखो इसमें दो तीन चीज है, जैसे कि अच्छा अगर मान लो लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अभी हम और आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए समझो कि पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जिसको कि आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। फिर इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस भी होता है, और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। तो अब मुझे मान लो मिरर इक्वेशन यूज करना है, लेट अस सपोज, और मिरर इक्वेशन में मान लो हमें यू वी और एफ का सिंबल डिसाइड करना है, साइन, कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन ये है, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, और एक रूल ध्यान रखना कि चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो, चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। तो मिरर के केस में जितनी भी डिस्टेंसेज मेजर होती हैं, ये सारी की सारी डिस्टेंस बेटा हम पोल से मेजर करते हैं ऑलवेज। इन सेम केसेस लेंस के केस में ये सारी की सारी डिस्टेंसेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। अभी हम मिरर पे हैं तो मिरर के लिए देखते हैं। तो मान लो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन डिसाइड करना है इस वाले केस में, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से चल के ऐसे गए, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, अब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? पोल से। तो पोल से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें चल के ऐसे आना पड़ेगा। अब देखो लाइट रे के ट्रेवलिंग का डायरेक्शन ये है, और पोल से लेके यहां तक का तुम्हारे चलने का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है, तो यू का साइन कैसा हो गया? निगेटिव। अब ध्यान देना, फिर इमेज डिस्टेंस के लिए, ये इमेज रहा हमारा, लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन ये है,
और इमेज हमारा यहाँ पे है, तो इमेज डिस्टेंस हमें मेजर करना है, कहाँ से करेंगे, पोल से। तो पोल से लेके इमेज तक आने के लिए हम ऐसे चल के आएंगे, तो लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन और तुम्हारा ट्रेवल करने का डायरेक्शन अपोजिट है, तो भी निगेटिव हो गया। एफ फोकल लेंथ, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है और पोल से फोकस का डिस्टेंस के लिए आपको ऐसे चल के आना पड़ेगा, तो ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, तो एफ कैसा हो गया, नेगेटिव हो, ठीक है। और द सेम सिनेरियो फॉर द कॉन्वेक्स, लेट मी ड्रॉ द कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, अगर आपका, अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका अगर पोल है और ये अगर आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखी है, ठीक है, यहां से लाइट रे ट्रेवल करके ऐसे गई, ये तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, दूसरी लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, यही होगा। अब तो जो लाइट रे ऐसे गई, मान लो ये पीछे फोकस पे गई, ये आगे चली गई, तो पोल और फोकस के बीच में मान लो इमेज बन गया। अब मान लो मुझे इस केस में यू वी और एफ का सिंबल डिसाइड करना है इस केस में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। पोल से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस जहां पे इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस वी। और पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ एफ। अब देखो लाइट रे हमारी कैसे ट्रेवल कर रही है, लाइट रे हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये रहा लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन, तो लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन और तुम्हारा ट्रेवल करने का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तुमको अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो तुम यहां से पीछे चल के आओगे, तुम ऐसे ऐसे चल के धीरे धीरे यहां तक आओगे, तो इसका और इसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो यू क्या हो गया, निगेटिव। वी को देखो, वी इमेज डिस्टेंस, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, ये हमारी इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पोल से। पोल से यहां तक चल के जाओगे तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम है, यहां से ऐसे गए और पोल से फिर यहां तक गए, तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। एफ, एफ को देखते हैं, पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, तो पोल से फोकस तक आप ऐसे चल के जाओगे, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एफ भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द साइन कन्वेंशन। अच्छा, मान लो किसी को नहीं समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कार्टेशियन प्लेन में कई बार लिखने के लिए आता है, तो आप ये कॉनकेव का एक कॉन्वेक्स का बना दो और इसी चीज को एक्सप्लेन कर दो कि अगर लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन, ठीक है, और हमारा ट्रेवल करने का डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव और सेम है तो पॉजिटिव, ठीक है। आप ऐसे समझो, आप मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते हो, तो मान लो कि जो पोल है वो आपका ओ है, ठीक है, तो इसके निगेटिव में सारी मतलब इसके लेफ्ट में जो भी चीज है वो निगेटिव और राइट में जो भी है वो पॉजिटिव। अब ये वाले केस को देखना जरा, इस वाले केस में अगर ये हमारा ये जीरो वाला पॉइंट है तो ये नंबर लाइन का जीरो हो गया, इसके इधर क्या मिलेगा, निगेटिव, इधर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो आप सोचो कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यू कैसा, निगेटिव। इमेज भी किधर बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो निगेटिव। फोकस भी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो निगेटिव। अब इस वाले केस में आ जाओ, ऑब्जेक्ट आपका किधर है, अगर ये आपका जीरो वाला पॉइंट है तो इसके इधर निगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव, तो ये इधर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, निगेटिव। इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड, तो पॉजिटिव। फोकस कहाँ है, राइट साइड, तो पॉजिटिव। तो ऐसे भी आप साइन कन्वेंशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। मिरर इक्वेशन, एम फॉर मोर और एम फॉर मिरर, तो इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। और f क्या है, स्मॉल f, दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। अच्छा, ये सारी डिस्टेंसेज हम कहां से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंसेज आइदर u
E और F measured from pole, ये हमेशा से, ठीक है ना। तो अच्छा, मिरर, एम फॉर मिरर, एम फॉर मोर, तो बीच में साइन आ रहा है प्लस का, याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां से जो सोल्व होके आएगा वो 1/f आएगा, या 1/v आएगा, या 1/u आएगा। अगर आपको u, v और f चाहिए तो जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे मान लो कि उसने f पूछा, बट आपने जैसे मान लो v दे दिया, u दे दिया और f पूछ लिया, आपने प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके यहाँ रखा और f की वैल्यू मान लो आ गई, ये यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो एक्चुअल में तो 1/f आएगा जब इनको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जो तुम्हें आंसर देना है वो इसका रेसिप्रोकल करके, और सोल्व करते समय यूनिट का खास ख्याल रखना है, या तो सब कुछ सेंटीमीटर में रखो या फिर सब कुछ किस में रखेंगे आप, मीटर में रखेंगे, ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और देखो, इस जब आप इक्वेशन को यूज करेंगे तो आप u, v और f जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा उन सारे डेटा को आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर यूज u, v, f इन इक्वेशन विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन आपका होता है m इज इक्वल टू, एक तो इसका फॉर्मूला होता है hi/ho, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है माइनस टाइम्स v/u। अच्छा देखो, ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है, आप जब v और u रखोगे तो विद देयर प्रॉपर साइन, विथ देयर विद देयर प्रॉपर साइन, ये फॉर्मूले का माइनस है। यहाँ पे v/u जो है, v या u जो भी आएगा वो अपने प्रॉपर साइन के साथ आएगा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और ये हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो यार, मैग्निफिकेशन m, कई बार इस सवाल में ऐसा होता है कि आपको मैग्निफिकेशन दे देगा और नेचर ऑफ इमेज पूछ लेता है, तो ऐसे सवाल के लिए आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन आपका होता है, अभी हमने बताया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू इंटीजर में दी हुई है और +3 गिवन है, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना हो गया, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव में कुछ नंबर है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे किया था, तो -2 इंटू एच ऑफ हो, यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। अगर मान लो मैं दूसरे केस की बात कर लेता हूँ, अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ा आता है, किससे, 1 से, इफ मैग्निफिकेशन वैल्यू m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो वो इमेज मैग्निफाइड बनाएगा, और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे 1/2 आ गया है ना, इस टाइप से अगर कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो m की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर m की वैल्यू मान लो निगेटिव में है तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, m इंटू एच ओ, m है -3 इंटू एच ओ, और i हमारा जो है वो कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर मान लो +3 है तो हाइट ऑफ इमेज इज दिस, और ये कैसा होगा, इरेक्ट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन इज गिवन एंड फाइंड द नेचर ऑफ इमेजेस, जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था। देखो यार, m की वैल्यू मान लो हमने कितना ले ली, -3, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर इन्वर्टेड होगा, अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल प्लस इन्वर्टेड हो गया, और रियल और इन्वर्टेड किस में बनता है, कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर में। मान लो m की वैल्यू +1/4 है, एक से छोटा वैल्यू है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्लस है, ये प्लस क्या बता रहा है,
प्लस बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा लेकिन इरेक्ट होगा, अपराइट वाला होगा। तो ऐसा किसमें मिलता है? कॉन्वेक्स में। उसके बाद अगर मान लो एम की वैल्यू ये है तुम्हारा, है ना, -1/4 है, तो -1/4 का मतलब है कि जो नेचर है वो इन्वर्टेड होगा इमेज का, और जो मिरर है वो मिरर यहाँ पे कैसा हो गया? कॉनकेव। मिरर कैसा हो गया? कॉनकेव बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप। नेक्स्ट वी कम टू द लेंस। लेंस में आपको दो टाइप के लेंसेज है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज डाइवर्जिंग and this convex lens is called the converging lens. ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो लाइट रे कहाँ से पास करती है? ऑप्टिकल सेंटर में। और ये आपका क्या है? पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली कॉनकेव लेंस इस शेप में है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट, नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। क्या है भाई? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप अगर देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, फोकस से पास की, दूसरी इसके पैरेलल फोकस पे जाकर के दोनों मीट किए, तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द, दैट्स व्हाई द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो दो फोकस है, एक f1 है, 2f1 है, f2 है और 2f2 है। दो दो फोकस के होने का कारण क्या है? दो दो फोकस के होने का कारण ये है कि चूंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है? तुम्हारे दो कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस ये है, कर्व सरफेस C1, और दूसरा कर्व सरफेस ये है C2। क्योंकि दो कर्व सरफेस है इसलिए फोकस भी क्या होगा? दो। अगर इधर वाले से देखोगे, अगर इस वाले को देखोगे, अगर आप इस राइट हैंड साइड वाले कर्व को देखोगे तो इसकी वजह से फोकस क्या हो गया? F1, और कितना हो गया? ये 2f1। 2f1 इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन चूंकि हम लेंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, इधर वाला देखो, ये वाला, इसकी वजह से तो F2 हो गया और ये फिर 2f2। ठीक है, कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन अब कॉनकेव लेंस में क्या है? लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे आगे कॉर्नर से बाइंड कर गई। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ये दोनों लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि दोनों लाइट रे पीछे जाके कहीं मिल रही हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2f1, F2 और 2f2, तो कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। नाउ इमेज फॉर्मेशन रूल, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? ध्यान देंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से लाइट रे कैसे आई? इसमें एक ही रूल है कि लाइट रे कहीं से भी आ रही हो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, लाइट रे कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो लाइट रे कहां से? यहां से आई, एक तो फोकस से पास करनी चाहिए और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। तो लाइट रे यहां से आई, F2 से पास की, ठीक है, और एक लाइट रे से सीधे जा रही है, दोनों ने जहां पे मीट किया वो पॉइंट है F2। सिमिलरली इस केस में क्या है? ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, सिमिलरली दो कर्व सरफेस है तो दो फोकस है, यहाँ से लाइट रे आई, एंट्री की, और फिर आगे निकल गई प्रिंसिपल टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बन गया F2 और 2f2। जबकि ये वाला केस जो है वो कैसा है? गड़बड़ केस है। तीसरा, अगर लाइट रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इसी से आगे निकल जाएगा, तो ये सही है, ये गलत है, बाकी ये सही है। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे, ओके, तो इसमें आपका सबसे पहला है, ऑब्जेक्ट जो है आपका किस पे है? इनफाइनाइट पे, कॉन्वेक्स लेंस में। अच्छा, हमने ये सारा कर लिया, साइन कन्वेंशन, ओके, ठीक है, मैग्निफिकेशन करा दिया मैंने आपको।
ओके नाउ, ओके मैं आपका एक बार सीक्वेंस देख रहा था क्या है। चलो, सो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो ध्यान देना यार, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा कॉन्वेक्स लेंस का। तो लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। इस वाले कर्व सरफेस की वजह से यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे 2F1 हो गई, यहाँ पे F2 हो गया, और यहाँ पे 2F2, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बियॉन्ड है। तो रूल तो वही था कि लाइट रे इसके पैरेलल आएगा, आ गया। एक लाइट रे और आएगी, ये भी आ गया। दोनों लाइट रे कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे। ये लाइट रे यहाँ मीट कर गई, ये भी लाइट रे यहाँ मीट कर गई, जहां मीट कर गई वहीं पे क्या बन गया, इमेज बन गई। वहीं पे क्या बन गया, इमेज। तो यहाँ पे इमेज का लोकेशन क्या हो गया, इमेज का लोकेशन कहाँ बन रहा है, इमेज फोकस पे एट F2, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पे। कैसा बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। नेचर कैसा है, रियल है, यस। इन्वर्टेड है, बिल्कुल। और कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप पॉइंट साइज भी बोल सकते। नेक्स्ट, आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे रखा हुआ है। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, यस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। पहले वाले कर्व सरफेस की वजह से F1, 2F1, दूसरे वाले की वजह से F2, 2F2। रूल एकदम सेम है। पहली ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड 2F1 है, रख दिया। पहली लाइट रे आएगी, आ गई। कहां से पास करेगी, फोकस से, करा दिया। दूसरी लाइट रे कहां से करनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। तो इमेज इसमें कहां बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। इमेज का लोकेशन क्या है, बिटवीन F2 एंड, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। कैसा है, नेचर क्या है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। इसमें इमेज का नेचर कैसा है, इमेज आपका रियल है, यस, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट, अब हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली 2F1 पे। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, this is your principal axis, optical center, this is F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट 2F1 पे। यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पे गई, और पहली बार में ये कहाँ से पास करेगी, F2 से, कर गई। दूसरी कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पे दोनों ने कट किया वहां पे इमेज बनेगा। और 2F2 पे था तो इमेज भी कहाँ बनना चाहिए था इसका, 2F2 पे। इमेज भी कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे। इमेज का लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे है इमेज का लोकेशन, 2F2 पे। इमेज कहाँ बन रहा है, एट 2F2। कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे। इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे। और अच्छा, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है इसका, नेचर आप देखेंगे रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है। नेक्स्ट,
नाउ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन टू f1 एंड f1, ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। ठीक है, कहाँ पे रख रहे हैं भाई? 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इनके बीच में। लाइट रे गई यहाँ पे, और पहली अब लाइट रे कहाँ से पास करेगी? फोकस से, ये पास कर गई। दूसरी लाइट रे सेम ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां पे इंटरसेक्ट की वहां पे बन गया इमेज। ठीक है, तो इमेज का लोकेशन कहाँ पे है? इमेज का लोकेशन कहाँ पे है? इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। नेचर क्या है इमेज का? इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, यस। इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, और हाईली मैग्निफाइड है। रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसा है? मैग्निफाइड है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट अब एग्जैक्टली f1 पे आ गया। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, this is f2, and now this is 2f2. So now object is placed at what location? Object is placed at exactly f1। ये लो, ऑब्जेक्ट को हमने f1 पर रख दिया। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एग्जैक्टली f1 पे, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमारी लाइट रे यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, चली गई। कहाँ से पास करनी चाहिए इसको? f2 से, ऑफ कोर्स, ये पास कर गई। ठीक है, दूसरा कहाँ से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। और ये दोनों जाकर के कहाँ मिलेंगी? दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो ये बहुत दूर जाकर के कहीं पे इन्फिनिटी पे ऐसे मिलने की कोशिश होगी इनकी। तो इमेज का लोकेशन क्या है? इमेज कहाँ पे बन रहा है इसका? इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे। नेचर कैसा है इसका? नेचर देखेंगे भाई, नेचर रियल है, इन्वर्टेड है, और हाईली मैग्निफाइड है। रियल, इन्वर्टेड, यस, एंड हाईली मैग्निफाइड। हाईली मैग्निफाइड। नेक्स्ट now object is in between f1 and optical center, and this is the important तो सारे हैं बट ये थोड़ा स्पेशल है। दिस इज f2, दिस 2f2। ठीक बात है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है भाई? हमने ऑब्जेक्ट को रखा है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सेम पहली लाइट रे गई, कहां से पास करनी चाहिए थी? कहां से पास करेगी? f2 से, ऑफ कोर्स। कहां से पास करेगी ये? f2 से। ये f2 से पास कर गई, ये f2 से पास कर गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको ऐसा लगेगा कि दोनों लाइट रे पीछे जाके कहीं पे मिल रही है, और वो कहाँ पे मिल रही है? 2f1 और f1 के, 2f1 और f1 के बीच में मिल रही है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इमेज का लोकेशन क्या है? आप ध्यान दो, इमेज कहाँ बन रहा है? 2f1 और f1 के बीच में बन रहा है। तो इमेज किधर बन रहा है? जिधर ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन गया, बिटवीन 2f1 एंड f1। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2f1 और f1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इमेज बन रहा है वो सेम साइड बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, सॉरी रियल तो नहीं है क्योंकि एक्चुअल में तो मिला नहीं है। तो ये आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्निफाइड है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्निफाइड है। ये स्पेशल कैसा है, स्पेशल क्यों है कि जब हमने इसको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो इसका इमेज उसी साइड बन गया जिस साइड ऑब्जेक्ट था, और कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड। बाकी के अभी सब केस में आप कैसा देख रहे थे, रियल और इन्वर्टेड देख रहे थे, इस वाले केस में कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा देखो यहाँ पे हमने टेबल को समराइज कर दिया है। जब फोकस पे था तो सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, अपराइट, इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल। जब फोकस पे गया तो एट इन्फिनिटी, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड, है ना। तो ये आप समरी एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने आपको करा दिया है। नाउ इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ये लाइट रे ऐसे जा रही है, तो जाने के बाद यहाँ से कॉर्नर से बेंड कर जाएगी, डाइवर्ट कर जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल के जा रही है। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इसी से सीधा निकल जाएगी। तीसरा, अगर लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये यहाँ से डाइवर्ट करेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास कर रहा है। नाउ ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, दैट मीन्स एनीवेयर एक्सेप्ट द इंफिनिटी। ये वाला केस आपका किसका है, कॉनकेव का केस है। तो इस वाले केस में आप ध्यान दें, कॉनकेव मिरर का ये केस है, ये कॉनकेव है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। हमने यार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, तो कहीं पे भी रख दो। लेट अस सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ठीक है। अब ये लाइट रे यहाँ से ऐसे, मान लो कि लाइट रे ऐसे गई, जाने के बाद ये यहाँ से डाइवर्ट कर जाएगी, थोड़ा और कॉर्नर से जाना चाहिए था बट ठीक है, ठीक है, ऐसे चली गई। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। दूसरी कहाँ से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं F1 से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, F1 से। तो दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या बन गया, इमेज। तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस और पोल, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना। इमेज लोकेशन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। ठीक, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो कॉनकेव के केस में प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1, F2 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है। तो इसका केस था कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ऐसे डाइवर्ट कर जाएगी। दूसरा, ऐसे चली जाएगी। ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि दोनों जो है वो फोकस से निकल रही है, मतलब कि फोकस में कहां से, F1 से। ठीक है, तो इमेज का लोकेशन कैसा हो गया, इमेज कहाँ बन रहा है, F1 पे। कैसा बन रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है। इमेज लोकेशन एट F1, और नेचर, इमेज का नेचर कैसा है यार, बताइए। इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है,
इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक, नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है आपको कॉन्वेक्स का, सॉरी कनकेव का, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो बिटवीन F1 और O, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, लेंस इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। लेंस इक्वेशन क्या था? लेंस इक्वेशन L फॉर लेंस और L फॉर L लेस होता है, तो लेंस इक्वेशन होती है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें आपका v, u और f आपको पता है क्या है? v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f आपका फोकल लेंथ है, फोकस है। अच्छा, इसमें जो f फोकस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल डिस्टेंसेज आर measured from measured from हम सारी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, हम सारी डिस्टेंसेस को अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, अगर हम सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, नाउ 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 ठीक है बेटा, तो सारी डिस्टेंसेज को हम कहां से मेजर कर रहे हैं? ध्यान देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, इसमें भी सेम साइन कन्वेंशन है, मैं शॉर्ट वाला बता दे रहा हूं। अगर ये आपका क्या है? O है, ऑप्टिकल सेंटर, तो इसके इधर जो भी है निगेटिव, इधर जो भी है पॉजिटिव, पॉजिटिव। सिमिलरली इसके ऊपर जो भी है पॉजिटिव, इसके नीचे जो भी है निगेटिव। बाकी जो हमने आपको समझाया था कि लाइट रे के ट्रेवल करने के डायरेक्शन के अगर अपोजिट है तो निगेटिव, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। एनीवे, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस टाइम्स v बाई यू। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन इज प्लस टाइम्स v बाई यू। ये जो प्लस है ये फॉर्मूले वाला प्लस है। यहाँ पे जब आप v और u को रखोगे तो उसके आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। ये आपका लेंस का इक्वेशन रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Now we come to the power of the lens. What is the power of the lens? Power of the lens, अच्छा इसका डिटेल डिस्कशन ह्यूमन आई वाले में और अच्छे से हम पावर को समझेंगे, बट फिलहाल के लिए पावर ऑफ द लेंस में इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। ये लाइट को कन्वर्ज भी करा सकती है, कॉन्वेक्स हुआ तो, और कॉन्केव हुआ तो डाइवर्ज भी करा सकती है। तो कितना कन्वर्ज कराएगी, कितना डाइवर्ज कराएगी? तो जो एबिलिटी है इसका, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पावर इक्वल टू होता है 1/f। अब इस फॉर्मूले में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो f है इसको हमें किस में रखना है? फोकल लेंथ को ऑलवेज इन मीटर, ये ध्यान रखना है। ये हमें हमेशा मीटर में रखना है। अगर मान लो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा, उसको उठा के यहां रख दो। अच्छा, ऑप्टिकल पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर, कैपिटल डी, ठीक है। पावर का डिफिनेशन ये भी हो सकता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम कई सारे लेंसेस को कंबाइन कर दे तो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में अगर हमें पावर निकालना हो, दिस इज P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn तक। अच्छा, P1 कैसे? 1/f1, 1/f2 एंड टू सो ऑन 1/fn। और f1 f2 इस सब किस में रखना है? मीटर में। Now we come to the next and the last section, refraction of light.
तो नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट इज द चेंज। देखो लाइट में रिफ्रैक्शन की फेनोमेना, रिफ्लेक्शन कब हो रही थी, जब सरफेस स्मूथ था, लाइट रे आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट कर जा रही थी और हमारा नॉर्मल था। एनीवे सो रिफ्रैक्शन कब होगा बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब देखने को मिलेगा जब आपकी मीडियम के बदलने से या ऑप्टिकल डेंसिटी के बदलने से, ऑप्टिकल डेंसिटी से मेरा मतलब है रेरर और डेंसर से। मान लो कि आपका लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है या एयर से वाटर में जा रहा है, उल्टा भी हो सकता है, वाटर से एयर में जा रहा हो, है ना। तो इन सारे केसेस में मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो एयर और वैक्यूम में तो उसका स्पीड फिक्स है, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर लाइट रे अपना मीडियम बदल रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, अब एयर में क्या होगा, एयर में गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर है तो लाइट रे को ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइट रे उसके कंपैरिजन में कोई भी ऑप्टिकली डेंस मीडियम में जाएगा, वो मीडियम तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, वो कोई भी मीडियम है अदर देन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो जब उसमें जाएगा तो चूंकि एयर के कंपैरिजन में कोई और भी मीडियम है तो वहां पे उसके जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होंगे, पास पास होंगे। तो जब लाइट रे ट्रेवल करेगा तो वो कई सारे एटम और मॉलिक्यूल से टकरा के जाएगा, तो टकरा के जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे समझो कि तुम एक ऐसे रास्ते पे ट्रेवल कर रहे हो जहां पे क्या है, जहां पे उसका जीरो ट्रैफिक है तो अब आराम से निकल जाओगे। लेकिन एक ऐसे रास्ते में गए जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो जब ट्रैफिक ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वैसे ही बेटा लाइट है और इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द चेंज इन डायरेक्शन, और वी कैन कॉल इट द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another due to change its speed। उसका स्पीड बदलेगा। मान लो शुरू में स्पीड v1 था तो बाद में स्पीड कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपेंस, व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपेंस, आप देखेंगे यहाँ पे। तो जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो आपके पास क्या होता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन उस दौरान फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और चूंकि स्पीड चेंज होती है तो लाइट रे क्या होता है, स्पीड चेंज होने की वजह से बेंड कर जाता है। अब इसमें समझो थोड़ा सा यार, रेयर टू डेंसर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देंगे। ये आपका बाउंड्री है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल इज अगेन द परपेंडिकुलर लाइन, नथिंग एल्स। ठीक है, ये आपका मीडियम मान लो रेरर है, क्या है, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम में हम एग्जांपल के तौर पे एयर लेके चल रहे हैं और नीचे आपका मीडियम डेंसर है। डेंसर के नाम पे हम वाटर लेके चल रहे हैं, ग्लास भी हो सकता था, एक ही बात। ये आपका एक बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे कोई सोर्स है, मान लो सन एक सोर्स है, यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुई, एक लाइट रे ऐसे आई, ये लाइट रे इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब चूंकि लाइट रे रेरर से डेंसर में आ रहा है, तो जब रेरर से डेंसर में आ रहा है, अब रेरर में मान तो एयर था, फ्री स्पेस था, तो लाइट आराम से ट्रेवल कर रहा था। अगर ये मीडियम डेंसर नहीं होता, ध्यान देंगे, अगर ये मीडियम डेंसर नहीं होता, ये एयर ही होता, तो लाइट रे बेटा, लाइट रे, ध्यान देंगे, ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाता, ऐसे सीधे निकल जाता, कोई पंगा ही नहीं था। लेकिन चूंकि मीडियम बदला है तो जब लाइट रे डेंसर में घुसेगा, अंदर जाएगा, तो वहां पे एटम और मॉलिक्यूल, इस वाटर का जो एटम और मॉलिक्यूल है एयर के कंपैरिजन में लिक्विड है, थोड़े पास पास है, तो लाइट रे को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। तो जब स्पीड कम होगी तो लाइट रे जब रेरर से डेंसर में आता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल कुछ और हो गया। एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था। अब अगर ये सीधा जाता तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। अभी ये क्या है,
ये वाला एंगल यहाँ पे ये वाला जो एंगल है आपका नॉर्मल के साथ वो ये आपका इंसिडेंट रे है, देखेंगे ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ध्यान देना बेटा। और ये जो है ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये जो लाइट रे थी ये आपकी एक्सपेक्टेड लाइट रे थी कि अगर ये मीडियम वही होता, पुराना वाला एयर ही होता तो सीधा निकल गया होता, तब तो बेंडिंग होती ही नहीं। अब जब बेंडिंग नहीं होता तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनता है ना। मान लो ये एंगल तुम्हारा जैसे ये थीटा था तो ये भी थीटा बनता, अभी ये बन रहा है तो ये जो बचा हुआ एंगल है, मान लो ये एंगल अभी अल्फा बन रहा है तो बचा हुआ कितना हो गया तुम्हारा, थीटा माइनस अल्फा। तो दिस इज द डेविएशन, यहाँ पे ये क्या है आपका डेविएशन हो गया। खैर एनीवे अभी ये समझो कि ये रेरर मीडियम है डेंसर मीडियम है। मैं यहाँ पे आपको कुछ और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। लेट अस सपोज कि रेरर मीडियम में मान लो लाइट की स्पीड कितनी है v1, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी इससे, लेट मी टेक दिस कलर दैट वन। मान लो यहाँ पे लाइट की स्पीड v1 है, लाइट की वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आगे चल के देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, द मीडियम इज हाउ मच ऑप्टिकली डेंस, यानी कि लाइट रे को पास कराने के लिए उसके एटम और मॉलिक्यूल का क्या बिहेवियर है, वो पास पास है या दूर दूर है, माने कि लाइट को ट्रेवल करने में ज्यादा मुश्किल होगा या लाइट इजिली ट्रेवल कर जाएगा। दैट इज द मोटा मोटा मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो नाउ यहाँ पे v1 है, λ1 है, f1 है और μ1 है। सेकंड मीडियम में हम देख लेते हैं, जब मीडियम बदला तो मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड v2 है, वेवलेंथ λ2 है, फ्रीक्वेंसी f2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब ध्यान देना, लेट अस सपोज अच्छा रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो अब ध्यान देना यहाँ पे एयर में यहाँ पे आया स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियसली जो v1 है यानी कि जो रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड है वो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा डेंसर मीडियम से। अब हम आते हैं वेवलेंथ पे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि लाइट रे कैसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां से यहां तक कितना होगा इसका वन साइकिल, ये एक लैम्डा हो गया, तो डिस्टेंस का मतलब यहां से यहां तक क्रिस्ट से ट्रफ या ट्रफ से ट्रफ, ये लैम्डा हो गया। और वन बाई टाइम यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, वन बाई टाइम पीरियड क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल टू कितना हो गया एफ लैम्डा। तो जो रिलेशन v का है वही रिलेशन लैम्डा का है। अगर यहाँ का v1 ज्यादा है तो यहाँ का वेवलेंथ भी क्या होगा ज्यादा होगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगी, क्योंकि लाइट कैसा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, यानी कि f1 जो है वो f2 के बराबर होगा और लेट अस से समथिंग f। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम, सॉरी माय बैड, डेंसर मीडियम का, यानी कि रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा डेंसर के कंपैरिजन में, क्योंकि डेंसर में क्या है, डेंसर जो है ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है इन कंपैरिजन टू द रेरर मीडियम। ठीक है ओके नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द डेंसर टू रेरर। ध्यान देंगे ये आपका एक बाउंड्री है, मान लेते हैं यहाँ पे अगेन दिस इज योर नॉर्मल, तो नाउ लेट अस सपोज कि आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा डेंसर टू रेरर, तो ये आपकी बाउंड्री हो गई जो मीडियम को सेग्रीगेट कर रहा है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है अब हम डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, तो डेंसर से रेरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। तो अगर मान लो कि अब ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है, अब डेंसर से रेरर में जाना है। ठीक है तो मान लो कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अच्छा सोचो मीडियम जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा,
ठीक बात है। तो डेंसर से रेयर में हमें जाना है, चलते हैं भाई। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा वाटर है और यहाँ पे मान लेते हैं एयर है। तो लाइट रे ऐसे मान लो इंसिडेंट की, ठीक है सर, इंसिडेंट कर गई। यहाँ पे इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाए। अब अगर ये मीडियम रेयर नहीं होता, सेम मीडियम होता, तो लाइट रे से सीधा निकल जाता। लेकिन चूंकि अब क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो पहले लाइट की स्पीड कम थी, डेंसर था, डेंसर में मॉलिक्यूल और एटम पास पास थे, लाइट रे बहुत मुश्किल से निकला है। अब जैसे ही निकला ये एकदम एक्सप्रेसवे पे आया, हाईवे पे आया, वहां पे ट्रैफिक नहीं है, तो एकदम से उसने स्पीड बढ़ा दी। तो जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं तो लाइट रे जो है वो बेंड कर जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, तो ऐसे ना जा करके, ऐसे ना जा करके वो ये चला गया, ये बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब तुम डेंसर से रेयर में जाते हो तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। यहां वाले पे भी लिख देता हूं, जब रेयर से डेंसर में जाते हो तो लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। एनीवे, तो नाउ, हाँ, तो यहाँ पे लाइट रे बेंड कर गया बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पे लाइट की स्पीड v1 है, वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी f1 और ये μ1 है। यहाँ पे तुम्हारा v2 है, λ2 है, f2 है और μ2 है। ये सारे पैरामीटर हमने लिख लिए। अब अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली v1 और v2 में आप देखोगे तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। जो जो कनेक्शन, जो मतलब रिलेशन स्पीड का है वही वेवलेंथ का होगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है। और म्यू2, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इससे, रेयर से। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी। ये क्या है, ये बताता है कि मीडियम इज हाउ मच ऑप्टिकली डेंस। वही मैं जो अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। अभी देखो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो यार ध्यान दो, आपको अगर ऐसे लिखा हुआ है μ12, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं वो डेटा किस में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो अब ध्यान दे μ12 है, अब ध्यान देना μ12 में अगर आप इधर से पढ़ो तो आपको पहला नंबर क्या मिल रहा है 2, बाद में क्या मिल रहा है 1, तो पहले यहाँ पे क्या आ गया 2, बाद में क्या आ गया 1। और अगर लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो μ1 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या बच गया μ2, वो न्यूमरेटर में चला गया। जैसे ये देखो μ21 है, इधर से पढ़ो, है ना, इधर से पढ़ो, तो μ21 में पहले क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया μ1, यहाँ पे क्या चला गया μ2। यानी कि इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली देखो ये लिखा μgw, μgw का क्या मतलब है, μgw में अब इसको इधर से पढ़ो, तो पहले क्या आया w, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछ रहा है, मतलब ग्लास डिनोमिनेटर में है। म्यू डब्ल्यू जी, यानी कि इधर से पढ़ो तो पहले क्या आया जी, तो म्यू जी, फिर क्या आया डब्ल्यू, यानी कि ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर डिनोमिनेटर में चली गई। देखो इसी को लिखने का ये भी तरीका, जैसे ये μ12 लिखा है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में, किसका, 2 का। तो μ12 को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सेम चीज है। μ21 है तो इसको आप ऐसे लिख दो। तो आपको ध्यान देना, जैसे मान लो अगर हमने μ21 लिख, बात समझ आ रहा है,
म्यू टू 1 लिखा, तो पहले कौन सा नंबर है 2, बाद में क्या है 1, तो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं 1 के, तो 1 यहाँ, म्यू टू 1, तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ चला गया, 1 म्यू टू 1 म्यू टू 1 म्यू टू, तो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ चला गया। सिमिलरली जो पास है वो नीचे आ गया, 2 म्यू 1 ए म्यू जी ए म्यू जी ए म्यू जी, कैसे लिखेंगे, पहले कौन, पहले पास में कौन है जी, पहले पास में कौन है जी, पास में है, तो जी पास में है, तो ये म्यू जी हो गया, क्या बच गया ए, तो ए आ गया, ए डब्ल्यू जी ए ए ए म्यू डब्ल्यू ए म्यू डब्ल्यू, पहले कौन है डब्ल्यू पास में है, तो ये आ गया, क्या बचा ए, कुछ गड़बड़ हो गया, 2 म्यू 1 था, देखो यहाँ पे 2 म्यू 1 था, सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा ना मतलब बोला सही लिख गलत दिया, कोई नहीं, एनीवे तो ए म्यू जी है, अब यहाँ पे देखो ए म्यू जी है, तो पहले पास में कौन है जी, पास में कौन है जी, तो ये यहाँ आ गया, तो जो बच गया वो ऊपर चला गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने बोल दिया ए म्यू डब्ल्यू, तो पास में कौन है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू नीचे आ गया, जो दूर है वो यहाँ चला गया। आई होप कि आपको अब रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगा, कहीं कहीं म्यू लिखा रहता है, कहीं कहीं एन भी लिखा होता है, एक ही बात। नाउ अब हम आते हैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ a speed of light in vacuum or free space or air to the speed of light in any other medium। तो आप ऐसे डिफिनेशन को लिख सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, और ये म्यू इक्वल टू सी बाई वी है। यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम के। तो इससे ये चीज पता चल रहा है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो म्यू 1 म्यू 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ये म्यू 1 बाई म्यू 2 है तो ये v2 बाई v1 होगा, अगर ये v2 बाई v1 तो जो रिलेशन वेलोसिटी में वही वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता है। नाउ अब एक क्वेश्चन हमने ले लिया है मल्टीपल मीडियम को एक्सप्लेन करने के लिए। इन द डायग्राम शोन बिलो μ1 μ2 एंड μ3 आर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ मीडियम 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक चीज समझना, जितनी बार मीडियम बदलेगा उतनी बार क्या होगा, उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा, उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा। मान लो मल्टीपल मीडियम है, जैसे यहाँ पे 3 मीडियम है 1 2 3, तो पहली बार देखना यहाँ पे मीडियम बदला, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, लाइट रे आई। अब मान लेते हैं कि हमारा ये एयर है और ये वाटर है, ये क्वेश्चन में क्या है नहीं पता, अभी मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ। तो अब हम रेयर से डेंसर में आ रहे हैं, तो रेयर से अगर हम डेंसर में आ रहे हैं, लेट अस सपोज, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, देन मैं एक चीज और इसमें समझाता हूँ। अब देखो, तो इस वाले चीज में जब आप μ1 से μ2 में आ रहे हो, तो मान लो कि अच्छा यहाँ पे कंडीशन कैसा है, यहाँ पे आपका जो μ3 वाला केस है, इसमें लाइट रे बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, देखो एक तो रिफ्रैक्शन यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, फिर मीडियम यहाँ बदल रहा है, तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन पहली बार हुआ और यहाँ पे रिफ्रैक्शन दूसरी बार हुआ। तो जो पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेट मी चेक द क्वेश्चन, देखो
जो पहली बार ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है लाइट रे। तो नॉर्मल से दूर जा रही है यानी कि अगर ये आपका रेरर है तो ये क्या है, डेंसर है। और इस वाले में क्या हो रहा है, लाइट रे बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये भी क्या है, डेंसर। देखो जब रेरर से डेंसर में जाते हैं तो लाइट रे को बेंड करना चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेरर से जब आप डेंसर में जाते हो तो लाइट रे बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बेंडिंग हो जा रही है। यानी कि अगर ये रेरर है तो ये क्या है, डेंसर है। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रेरर के कंपेरिजन में, ऑफ कोर्स। ये हो गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे सपोज करो एक ये मीडियम, एक ये मीडियम, एक ये मीडियम। अब मान लो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे म्यू 1, यहाँ पे हमने ले ली म्यू 2, यहाँ पे म्यू 1, म्यू 2 और म्यू 3। तो मान लो यहाँ पे एयर है, तो मान लो कि ये तुम्हारा हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक बात है। जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट किया है, जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट किया है, तो अब एक बात बताओ, अगर हमारा लाइट रे यहाँ पे बेंड कर रहा है, तो एक तो मीडियम यहाँ पे चेंज हुआ, तो एक रिफ्लेक्शन तो यही हो गया। जब एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, लाइट रे रेरर से कहाँ चला गया, टेंसर में। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद लाइट रे यहाँ तक आ गई, आने के बाद अब चूंकि इस लाइट रे को ऐसे जानी चाहिए थी, अब यहाँ पे फिर से एक बार क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो जब फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मान लो कि अब ये म्यू 2 से म्यू 3 में जा रहा है, लेट सपोज। अब मान लो कि म्यू 2 हमारा ग्लास है और म्यू 3 वाटर है, तो ग्लास और वाटर में ग्लास डेंसर हो गई, वाटर क्या है, रेरर है। तो जब आप डेंसर से रेरर में जाते हो तो नॉर्मल से दूर जाते हो, तो अगर ये हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर ऐसे चला जाएगा। तो जितनी बार मीडियम बदलेगा उतनी बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। हर एक पॉइंट पर रिफ्रैक्शन कराते चले जाओ। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, सपोज करो ये आपका एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है। तो जब मीडियम बदल रही है, यानी कि जब रेरर से डेंसर में आ रहे हो, तो लाइट रे बेंड की टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब वापस आप ग्लास से एयर में जा रहे हो, यानी कि डेंसर से रेरर में जा रहे हो, तो यहां से यहां तक तो लाइट रे ऐसे चली आई। अब लाइट रे को यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब जब अच्छा ये एंगल आई है, ये एंगल अगर एक्स है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। अब लाइट रे चूंकि डेंसर से रेरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल जाती, लेकिन अभी चूंकि क्या है, चेंज हो गया, तो लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो अब ये फाइनली इमर्ज हो गई, अब कोई मीडियम नहीं बदल रहा है, अब ये इमर्ज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस ई। और वही मैंने दिखाया कि ये वाली जो लाइट रे है ना, पहली वाली, ये भी अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो ये भी सीधा निकल गया होता, और ये इमरजेंट है, तो इसके बीच में जो शिफ्टिंग है, दैट शिफ्टिंग इज टी, थिकनेस। अच्छा ये एयर, ये रेरर, ये डेंसर, ठीक है। तो ई, अब यहाँ पे देखो इमरजेंट रे को आप अगर ध्यान दो, तो ये जो इमरजेंट रे है, दिस इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। दूसरा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंट के हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों लाइट रे पैरेलल्स है। नाउ कम टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर में क्या होता है, पहला तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा ये बोलता है कि अगर ये रेरर से डेंसर में जा रहे हो आप, जस्ट हम इसमें कहां से कहां जा रहे हैं,
देखो यार, तो मैंने आपको क्या बोला था, क्या समझा रहा था, हाँ, जैसे मान लो जब तुम रेरर से डेंसर में जाते हो, रेरर से डेंसर में, तो लाइट रे बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब आप डेंसर से रेरर में जाते हो तो लाइट रे जो है क्या होती है, डेंसर से रेरर में जाते हो तो लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं रेरर से डेंसर मुझे दिखाना है, ये थोड़ा सा पीपीटी में, लेट मी ड्रॉ दिस, लेट मी ड्रॉ दिस, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, जैसे कोई भी केस ले लो, कोई भी केस ले लो, सपोज करो ये बाउंड्री है, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे इंसिडेंट की, तो अगर ये रेरर है या डेंसर है तो लाइट रे जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो किधर जाएगी, व्हेन राइट डेंसर, लाइट रे जब रेरर से डेंसर में जा रही है तो ये क्या करेगी, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना निकल करके बेंड कर गई, तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, this is refracted ray, this is the incident ray, this is the incident ray, और ये नॉर्मल तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। देखो यार, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड द सेकंड लॉ इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, यानी कि जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन थीटा, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका इसका साइन का जो रेशियो है वो म्यू टू बाई म्यू वन होगा। अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब एक बात बताओ यार, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है, यहां से अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें अगर, तो क्या क्या हम ये बना सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू, मान लो यहाँ का स्पीड v1 है और यहाँ का स्पीड v2 है ना, तो जो वेलोसिटी का होगा वही तुम्हारा किसका होगा। अच्छा, और हमने देखा था कि जो म्यू था हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम के, तो अगर ये म्यू टू बाई म्यू वन है तो ये हमारा v1 बाई v2 होगा। जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, स्पीड का सॉरी जो रेशियो होगा वही वेवलेंथ का होगा, और जो वेवलेंथ का है उसी से आप फ्रीक्वेंसी का डिसाइड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है तो वो हो गया f। तो यहां से भी आप क्वेश्चन बहुत सारे निकाल सकते हो। एनीवे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नो बेंडिंग का केस क्या होता है, कब लाइट रे बेंड नहीं करेगा, तो नो बेंडिंग का केस होगा, ये मीडियम सेम होगा तो बेंडिंग होगी ही नहीं। मान लो यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर, लाइट रे मस्त सीधा निकल जाएगा, ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये वाला केस देखो कि मान लो अगर ये तुम्हारा इंटरफेस है और ये मान लो मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, ठीक है, यही हमारा नॉर्मल है, और अगर इसी के अलोंग हमारी इंसिडेंट रे गई तो हमारा रिफ्रैक्शन अगर ये है तो यहाँ पे कोई भी क्या है, यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं, नो बेंडिंग का केस है ये भी, यहाँ पे बेंडिंग नहीं है, तो क्या ये वाला रिफ्रैक्शन को शो करेगा, नहीं, ये रिफ्रैक्शन को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो नाउ एवरीवन थैंक यू सो मच एंड आई विश यू गुड लक, और मैं फिर से बोल रहा हूं लक से ज्यादा प्रैक्टिस पे आपको विश्वास रखना है, ठीक है। तो वंस अगेन, अगर आप क्लास 11th में 12th में नीट या जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं काफी अच्छे से, आप मेरे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वेलकम है आपका श्री राम नंदिनी गुरुकुल, अल्फा 1 अल्फा प्लाजा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और आप है ना एडमिशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7836870091 पे, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको सारे वीडियो क्लास 10th के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के आपको इसी चैनल पे मिलेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, विथ सम गुड क्वेश्चन डिस्कशन, और वी कैन से दैट की कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो आप बने रहिए इस पे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई विश यू गुड लक, बने रहिए चैनल पे, स्टे ट्यून्ड, स्टे स्टडी एंड कीप योर हेल्थ गुड, साइनिंग ऑफ।